नमस्कार दोस्तों। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना प्री के लिए जो 28 मई को है पीसीएस जो लोग भी देना चाहते हैं उनका एग्जाम 14 मई को है। तो इन दोनों के लिए आप रिवीजन के प्रोसेस में होंगे और अगर रिवीजन में ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ चुके हैं तो अभी वीडियो देखने का कोई नेतार्थ नहीं है। आप अपने रिवीजन पे फोकस करिए। समय कम है, काम ज़्यादा है, तो ठीक ठाक से रिवीजन करिए और अपने आप पे भरोसा करिए, स्ट्रेस कम लीजिए। हमारी क्लास चल रही थी नॉलेज सीरीज के बारे में। ठीक है, नॉलेज सीरीज के अंतर्गत हमने संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, दो आयोग को कंप्लीट किया था। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यूपीएससी जिसका एग्जाम की तैयारी जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और राज्य आयोगों के बारे में नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, देखो उनके प्राधिकरण हूबहू वही हैं जो संघ के हैं। बस अंतर जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ गवर्नर आ जाता है, राज्यपाल आ जाता है। बस गवर्नर नियुक्त करता है और प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है, बस थोड़ा सा अंतर है। और एज का जो अंतर है 6 और 62 वर्ष है, वहाँ 6 और 65 वर्ष था। तो संवैधानिक निकायों के क्रम में हम अगला जो संवैधानिक निकाय देखेंगे वो आज का हमारा होगा फाइनेंस। ठीक है, कमीशन, फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 281 के तहत दिया गया है, यानी 280 और 281 में इसको बताया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका काम सलाहकारी प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो इसको हम सलाहकारी निकाय कह सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? सलाहकारी निकाय है। दूसरा, इसकी प्रकृति जो है अर्ध न्यायिक टाइप की है। ठीक है, इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं, तो इसको अर्ध न्यायिक, जैसे आप यूपीएससी की बात करेंगे, ठीक है, आप ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, आप कैट की बात करेंगे, आप एससी एसटी आयोग की बात करेंगे, आप ओबीसी वर्तमान में आयोग की बात करेंगे, तो ये सब अर्धन्यायिक निकाय हैं। इनको दीवानी न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, वो क्यों हैं, कैसे हैं, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले, एक सलाहकारी वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन एक सलाहकारी निकाय है, और एक अर्धन्यायी, यानी ये दो प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, देखो 280(1) इसके तहत कहा गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलेगा। यानी एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। योग्यता का निर्धारण कोई किया नहीं गया है। ठीक है, बस 282 के तहत कहा गया है कि आयोग के जो सदस्य होंगी उनकी योग्यताएं निर्धारित करने का काम संसद को प्राप्त होगा। यानी संसद क्या करेगी, किसी एक्ट के माध्यम से या रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से किस टाइप के व्यक्तियों को वित्त आयोग में नियुक्त करना है वो डिसाइड करेगी। ओके, तो इसके लिए वित्त आयोग अधिनियम आया था 1951 में। इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं दी गई हैं। विशेषताओं के क्रम में कहा गया है कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है, कि जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, जो अध्यक्ष होगा ना वो लोक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है आईएएस आप जब बन जाते हैं तो आईएएस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सचिवालय के या फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है, या अन्य कोई पद है जहां पर आईएएस का ही काम होता है। आईआरएस वगैरह को मौका कम मिलता है, आईपीएस को कम मौका मिलता है। ठीक है, तो आईएएस को ज्यादा मौके मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा चार्म जिस नौकरी का है वो आईएएस का है। तो आइए कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे 280(1) के तहत क्या कहा गया है कि 1 + 4 अन्य सदस्यों से मिलकर के राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और इसकी जो सेवा शर्तें या योग्यता होगी वो संसद निर्धारित करेगी। बात समझ में आ गई? तो संसद ने इसके लिए एक 1951 वित्त आयोग प्रकरण अधिनियम 1951 पारित किया। इसके अंतर्गत कहा गया है जो अध्यक्ष होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामलों का, ठीक है, लोक मामले कैसे होते हैं, जनरलाइज किस्म के मामले। ऐसा नहीं कि फाइनेंस कमीशन का गठन होना है तो जो अध्यक्ष होगा वो फाइनेंस के विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखता होगा, ऐसा नहीं है। सीए, चार्टेड अकाउंट वगैरह, ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। कैसा व्यक्ति होगा? जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। लोक मामलों कहने का निरतार्थ ये है कि जिसको जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज हो, कि चीजों को, मोटी मोटी चीजों को, और जो 4 अन्य सदस्य होंगे, 4 अन्य सदस्यों में कहा गया है कि एक तो हाई कोर्ट लेवल का व्यक्ति हो, ठीक है,
हाई कोर्ट व्यक्ति का मतलब न्यायाधीश हो, ठीक है, या उसके बनने की अर्हता रखता हो, या उसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, ठीक है, या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो। ये इसके अंदर तीन क्वालिटी होंगी, वो 4 सदस्यों में नियुक्त कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? और उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या है? वह विकृत मानचित्र का ना हो। देखो, भारत में जो भी पद हैं उसमें तीन चीजें कॉमन है: पागल, दिवालिया, भ्रष्ट। ये तीन चीजें कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पागल अथवा दिवालिया ना हो, ठीक है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध न दिया गया हो, ठीक है, जिसमें नैतिक अक्षमता निर्धारित की गई है, ठीक है, ऐसा वित्तीय अन्य हित हो जिसके आयोग के सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, जिस पद के लिए आप नियुक्त हो रहे हैं उस पद को मिलने से क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रभावित होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को वो पद नहीं दिया जाएगा। निष्पक्ष लोगों को पद दिया जाता है, ठीक है, जो अपने काम के प्रति निष्पक्ष होते हैं, निष्ठावान होते हैं, उनको ही वो पद दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर चीजें सचेत रहने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करेगा? दूर रखा जाएगा। फिर आगे क्या कहा गया है? राष्ट्रपति, इसका काम क्या होगा? देखो, इसके दो प्रकार के कार्य हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक तो सलाहकारी प्रकृति का है, दूसरा अर्धन्यायिक प्रकृति का है। तो हम जो बात करेंगे वो सलाहकारी करेंगे, ठीक है। सलाहकारी क्या भूमिका है? देखो, चूंकि राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो 5 साल या जैसा भी जो भी डेट निर्धारित की जाए उसके ये नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। 5 साल हो या ज्यादा भी किया जा सकता है, या राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा, ठीक है, उसके लिए नियुक्त होगा। जैसे अगर बात की जाए तो जो एनके सिंह है वो 2020 से 25 तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब इसका काम क्या होगा? संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगम, जो भी इनपुट होंगे, इनपुट मतलब जो कर होंगे का जो आगमन होगा, उनके विषय में राज्य और केंद्रों को कैसे वितरण किया जाए उसके विषय में, यानी वितरण के बारे में सलाह देगा, ठीक है। पहले ये हो गई। दूसरा, भारत की संचित निधि होगी, ठीक है, जो कंसल्टेंसी संचित निधि होगी, कंटिजेंसी फंड, ठीक है, संचित निधि से जो राज्यों को जाएगा, ठीक है, राज्यों में राजस्व सहायता या अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के संबंध में वो सलाह देगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर, देखो, एक तो केंद्र में होता है केंद्रीय वित्त आयोग और दूसरा होता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग संबंधित राज्य से होता है जो नगर पालिकाओं के संबंध में काम करता है, ठीक है। तो इनकी सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी बताएगा। इसका ये भी काम होगा। उसके बाद उप राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के लिए यानी बेहतर वित्त प्रबंधन के लिए कौन से उपाय किए जाएं, कौन से उपाय न किए जाएं, वो सारी मामलों में सलाह देगा। या कोई ऐसा निर्दिष्ट विषय जो राष्ट्रपति उसको सौंपता है, किसको? फाइनेंस कमीशन को, तो संसद के दोनों सदनों के संबंध में देखो, दो चीजें हो गई। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो सलाहकारी अर्धन्यायिक प्रकृति का है, ये सारी चीजों में लेके आ सकते हैं, ठीक है। कैसे बंटवारा करता है ये सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। जो भी शुद्धागम होंगे उनका वितरण करेगा। तीसरी बात आती है कि जो भी राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो भी उसे मान लिया कोई अन्य काम कार्य सौंप सकता है, ठीक है, तो वो उसके विषय में भी सलाह देगा। अब जो सलाह होगी ना, जो भी उसने सलाह दी होगी उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? सदन में रखेंगे, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में रखेंगे। अगर सलाह मानी जाती है तो भी सदन को बताना पड़ेगा, और नहीं अगर मानी जाती तो भी सदन को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझना, जो भी आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब देखो, मोटी मोटी और दो चीजें हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण अगर देना पड़ता है। उसके अलावा वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। आयोग अपनी प्रक्रियाओं को अद्यतन करेगा और अपने कृत्यों के अनुपालन में वो समस्त शक्तियां आयोग को प्राप्त होंगी, जो सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी 1908 और
क्लास है 5, इसके अधीन उसको शक्तियां प्राप्त होंगी। जैसे मान लिया कोई ऐसे वाद उठता है, ठीक है, तो इसके माध्यम से वो क्या करेगा, लोगों को सम्मान दे सकता है। जो भी साक्षी होंगे उनको सम्मान करना, उनकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकता है। ये अर्धन्यायिक निकाय प्रकृति के कार्य हैं। दूसरा, किसी दस्तावेज को पेश करना है, उसकी अपेक्षा कर सकता है। किसी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक अभिलेख के अध्यादेश यानी रिक्विजिशन मंगा सकता है, ठीक है। और साक्षियों को उपस्थित न करने के प्रयोजनार्थ आयोग की अधिकतम जो स्थानीय सीमाएं हैं, भारत राज्य की सीमाएं हैं, यानी इसका जो काम होगा ना, वो भारत के अंदर होगा, इन इंडिया, भारत के बाहर नहीं होगा। तो सम्मन जारी कर सकता है, साक्ष्य के लिए किसी को मंगा सकता है, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकता है। ये इसकी अर्धन्यायिक प्रकृति की सीमाएं हैं। ओके, और इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? सीआरपीसी है 1908 की धारा 5 के तहत। बात समझ में आ गई? तो 280 के तहत ये सारी चीजें आपको डिटेल की गई हैं। अगर अब बात की जाए, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है 15 फाइनेंस कमीशन, तो 15 फाइनेंस कमीशन पहले के जानने के से पहले आपको कम से कम एक पीछे का पता हो कि 14वें फाइनेंस का अध्यक्ष कौन था। देखो, फर्स्ट के थे केसी नियोगी, केसी नियोगी 1991, सॉरी 1951, ठीक है। केसी नियोगी फर्स्ट थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल शायद 52 से लेकर के 1957 तक चला था। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर 14 में देखा जाए तो 14वें हैं वाई बी रेड्डी, वाई बी रेड्डी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो था 2015 से 2020, ठीक है। इनके सिंह जो हैं, जो हमारे अभी के हैं यानी 15वें, उनका जो कार्यकाल है 2020 से 26। स्थापना जो इनकी की गई थी 2017 में की गई थी, इनको लाया गया था। अब देखो, बात ये आती है ना कि जैसे मान लिया कार्यकाल ये है, यानी 15वां वित्त आयोग इस डेट से लेकर के इस डेट तक चलेगा, लेकिन इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी। इनकी नियुक्ति 2013 में हुई थी। 1952 में जिसने काम करना शुरू किया, उनकी नियुक्ति 1951 में हुई थी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो आपको वाई वी रेड्डी पता चल गया। सदस्यों की अगर बात की जाए तो डॉक्टर एम गोविंद राव करके थे, उस्मानाथ थे, प्रोफेसर शायद अभिजीत सेन थे अंशकालिक सदस्य में, और एक मुंडले अजय नारायण झा सचिव थे। और इसका कार्यकाल 1 अप्रैल से है। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो वहीं से, ठीक है। और 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। याद रखना, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कैसे होगा, वो राष्ट्रपति करेगा। और 281 के तहत वो अनुशंसाएं देगा, अनुशंसाएं सलाहकारी प्रवृत्ति की होंगी। 15वां वित्त आयोग जो है, ठीक है, उसमें एनके सिंह अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में अजय नारायण झा करके एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर अनूप सिंह हैं, अशोक लहिड़ी हैं, रमेश सिंह हैं और अरविंद मेहता हैं। कार्यकाल आपको पता ही है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक का है, ठीक है। और एक वर्ष का विस्तार दिया गया क्योंकि कोरोना काल के वजह से इसको विस्तारित किया गया है। तो ये है तुम्हारा वित्त आयोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस संबंध में आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है आपको एक दो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखने की बजाय आपको थोड़ा बेस में जाकर के तैयारी करनी चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल आई होप आपके समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में संभवतः एससी एसटी आयोग के विषय में और जो पेशा एक्ट है, ठीक है। अगर पेशा नहीं डिस्कस करेंगे तो स्थानीय स्वशासन के समय स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि 24 अप्रैल आ रही है, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। आज 21 अप्रैल है, ठीक है। तो आज हमारा सिविल सर्विस डे है, ठीक है। और इसी के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा और प्रयास करें, थोड़ा मेहनत करें, अच्छा होगा सारी चीज़ें, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।